क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आज शुरू करते हैं व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। सब्जेक्ट हमारा है व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन। आज का टॉपिक क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन शब्द आंग्ल भाषा के ऑर्गेनाइज शब्द से बना। इसका नाम है संगठन। मैनेजमेंट का, प्रबंध का एक कार्य। जैसे प्रबंध के कार्य कौन कौन से थे आपको बताए थे कि नियोजन है, संगठन है, अभिप्रेरणा, निर्देशन, ठीक ना, समन्वय, नियंत्रण, ये सब प्रबंध के कार्य। तो उन कार्यों में ये दूसरा कार्य है संगठन। संगठन एक चैप्टर भी है। आज का ये चैप्टर संगठन का थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन पहले जानिए कि संगठन होता क्या है। संगठन का मतलब होता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हम किसी बिजनेस में, व्यवसाय में, कारोबार में जो हम टारगेट अचीव करते हैं, हमारा जो टारगेट होता है, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों का जो समूह बनाया जाता है कि हम कितने व्यक्ति एक साथ एकत्रित कर लेंगे, उनको क्या दिशा निर्देश देंगे, कौन किसके निर्देशों का पालन करेगा, उसके अधिकार कर्तव्य क्या होंगे, वो किस ढंग से कार्य करेंगे ताकि उस लक्ष्य को, उस टारगेट को अचीव कर सके, पूरा कर सके, तो उसे संगठन कहा जाता है। जैसे देखिए, एक सिंपल सा एक परिवार है। परिवार में मान लीजिए कि 4-6 लोग हैं। उन चारों 6 लोगों में एक व्यक्ति उन पर कंट्रोलिंग करता है, लेकिन केवल एक व्यक्ति के कंट्रोल से वो कार्य नहीं होगा। वो कार्य किससे होगा? सारे व्यक्ति उसकी बातों को माने, सभी लोग उसमें सहयोग करें, सहयोग की भावना लाए, और तब वो सारे व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करें तो सफल होगा। उसी तरह व्यवसाय या कारोबार में भी ऐसे ही होता है कि जो मैनेजर होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो प्रबंध संचालक या व्यवसायी होता है, वह अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या बनाता है? व्यक्तियों का एक समूह बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, ताकि उनकी सहायता से उस लक्ष्य को पूरा कर सके। तो इसी को क्या कहा जाता है? संगठन कहा जाता है, ठीक ना। इस संबंध में एक विद्वान है जिनका नाम है मैकफार्लैंड। ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं। मैकफार्लैंड हैं, चाहे आरसी डेविस हैं, या मुने रेले, ठीक ना। मुने रेले का कहना है कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया मानव समुदाय या उसका समूह ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। मतलब यह है कि लिख ही दे रहे हैं, मुने व रेले, इन्होंने कहा है, क्या कहा है? कहा है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, क्या सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव समुदाय का बनाया गया समूह क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। संगठन कहलाता है। इनका ये डेफिनेशन है। ऐसे मैकफार्लैंड है, आरसी डेविस है, बहुत सारे विद्वान अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं कि संगठन होता क्या। संगठन का मतलब समझ ही गए कि एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, एक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मनुष्यों का, व्यक्तियों का, लोगों का एक समूह बनाया जाता है ताकि उस लक्ष्य को पूरा कर सके। समूह इस ढंग से बनाया जाता है कि आपसी तालमेल हो, भाईचारा हो, सब में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाए, उनके अधिकार कर्तव्य दिए जाए, उनको कार्य करने के लिए प्रेरित किए जाए। इस सारी क्रियाएं होनी चाहिए, तभी उस लक्ष्य को वो पूरा करेगा।
तो ऐसे समूह या संगठन को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न यह है कि इस संगठन की विशेषता क्या है, प्रकृति या विशेषता। अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है संगठन की प्रकृति या विशेषता। इसको ऐसे कर लेना, संगठन की प्रकृति क्या है, क्या इसकी विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे मानेंगे कि हम संगठन है। संगठन की पहली विशेषता होती है कि लक्ष्यों का होना। क्या होता है? लक्ष्यों का होना। मतलब संगठन तभी होगा जब एक निश्चित टारगेट होगा, एक निश्चित लक्ष्य होगा। लक्ष्य है तभी हम संगठन कर सकते हैं। कोई लक्ष्य नहीं है तो संगठन का कोई मतलब नहीं होता। अगला है व्यक्तियों का समूह होना। अगला है व्यक्तियों का समूह होना। मतलब हम किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्तियों का समूह होना जरूरी है। किसी भी व्यवसाय, कारोबार या ऑर्गेनाइजेशन में कि जो हमारा टारगेट होता है उस टारगेट को हम अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं। जब हम अपने सहयोगी के साथ मिलजुल कर उसको कार्य नहीं करेंगे तब तक टारगेट वो पूरा नहीं होगा, लक्ष्य पूरा हमारा नहीं होगा। इसलिए व्यक्तियों का समूह होना भी नितांत आवश्यक है। ठीक ना। अगला है मानवीय और भौतिक वस्तुओं का समन्वय, मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय। अगला है मानवीय व भौतिक संसाधनों का समन्वय। मानवीय और भौतिक संसाधनों का मतलब, मानवीय मतलब मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वो सारी क्रियाएं, और भौतिक संसाधन जो नेचुरल चीजें हमारी हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उसका जब तक उसमें उपयोग नहीं करेंगे, उसका तालमेल आपस में नहीं बनाएंगे, तब तक हम निश्चित लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे। नहीं करेंगे तो हमारा संगठन तैयार नहीं होगा। संगठन में यह है कि व्यक्तियों के साथ साथ मानवीय और भौतिक जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उनका क्या है, आपस में सामंजस्य होना चाहिए, उसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हैं। अगला है संगठन जो होती है एक प्रविधि के रूप में होती है। संगठन क्या है? संगठन एक प्रविधि के रूप में, प्रविधि के रूप में जो जब हम संगठन तैयार करते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को, एक अच्छे संगठन को, एक अच्छे व्यवसाय को क्या कहा जाता है? एक मेथड कहा जाता है, एक टेक्निक कहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपना नाम कमा रही हैं, वो क्या है? वो एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में गिनी जाती है, एक अच्छे संगठन में गिनी जाती है, क्योंकि उन्हें इन चीजों का समावेश है। ठीक ना। अगला है औपचारिक संबंधों की स्थापना। अगला विशेषता है औपचारिक संबंधों की स्थापना। संबंधों की स्थापना मतलब समन्वय दो तरीके से तैयार किया जाता है। समन्वय ऑर्गेनाइजेशन, संगठन दो तरीके से किया जाता है, वो बाद में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए। औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। औपचारिक संगठन क्या होता है कि जो लिखित रूप में विधिवत नियम, तरीके, सिस्टम से एक तैयार किया जाता है, वो औपचारिक कहलाता है। अनौपचारिक जो अनावश्यक रूप से अचानक ऐसे ही उत्पन्न हो जाता है, वो अनौपचारिक। लेकिन एक अच्छे संगठन के निर्माण में जरूरी है कि औपचारिक संबंधों का होना चाहिए। जो भी लिखा जाए लीगल तौर पे लिखा जाए, जिनकी भी नियुक्ति की जाए लीगल तौर पे नियुक्ति की जाए, जो भी कार्य किए जाए ठीक ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से किए जाए। तो औपचारिक संबंधों की स्थापना का होना आवश्यक है। अगला है नेतृत्व एवं निर्देशन का होना। नेतृत्व व निर्देशन का होना। नेतृत्व और निर्देशन का मतलब होता है
कि जब अच्छे संगठन का निर्माण करते हैं कि एक अच्छे लीडरशिप और एक अच्छे डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जब तक एक अच्छा डायरेक्शन नहीं देंगे, लीडरशिप अच्छी ढंग से नहीं करेंगे, तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तैयार आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने के लिए उसमें नेतृत्व और निर्देशन का भी होना आवश्यक है, तभी आप अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन तैयार कर सकते हैं। ये तो था संगठन की प्रकृति व विशेषता। ठीक है, प्रश्न अगला है इसमें अगला आपका टॉपिक आता है संगठन प्रक्रिया के मुख्य तत्व। लेकिन इससे पहले बताने से पहले मैं चाहूंगा कि संगठन की प्रक्रिया में बता दूं। ठीक है, संगठन की प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन की क्या प्रक्रिया है, एक अच्छे संगठन का निर्माण हम कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, ये जानना ज्यादा जरूरी। किसी भी आप संगठन का निर्माण कर रहे हैं, किसी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले होना चाहिए कि उद्देश्यों की स्थापना। उद्देश्य आपका एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि हाँ, हमारा यही ऑब्जेक्ट है, यही हमारा उद्देश्य है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम संगठन का निर्माण कर रहे हैं। तो पहला इसका है उद्देश्यों की स्थापना। ठीक है, उद्देश्यों की स्थापना जब तक नहीं करेंगे, उद्देश्य हमारा निश्चित नहीं रहेगा, तब तक संगठन का निर्माण नहीं हो सकता। अर्थात संगठन के निर्माण के लिए पहला इसका प्रोसेस है उद्देश्य की स्थापना करना। दूसरा इसका है कार्यों का निर्धारण और विभाजन। कार्यों का विभाजन व निर्धारण। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, संगठन का निर्माण करते हैं, तो उसका दूसरा है तो संगठन में जो भी कार्य हो वो सारे व्यक्तियों को जो जिसके योग्य है उसको डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद से उसको कार्य करने के लिए निर्धारित कर देना कि भाई आपको यही काम करना है, तभी एक अच्छे संगठन का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि काम है जो ही खाली है उसी से लगा देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसके योग्य कार्य है उसी को सौंपना चाहिए, तभी वो अच्छे ढंग से कार्य को कर सकता है। ठीक है, तीसरा है क्रियाओं का समूहीकरण। क्रियाओं का समूहीकरण। क्रियाओं का समूहीकरण का मतलब होता है कि जो भी कार्य उसमें किए जाएं, जो भी क्रियाएं की जाए, इस ढंग से उस सिस्टम को तैयार किया जाए, एक के कार्यों का दूसरा, दूसरे के कार्यों को तीसरा, ऐसे घूम फिर के किसी एक के पास आना, ताकि कहीं भी मिस्टेक या भूल चूक वाला कार्य न हो, तभी एक अच्छा संगठन तैयार हो जाएगा। अगला है कर्मचारियों भौतिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। कर्मचारियों भौतिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। इसका मतलब होता है कि जब अच्छा संगठन का निर्माण कर रहे हैं तो आपको जरूरी है कि हमें कितने कर्मचारी की आवश्यकता है और उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें किन किन भौतिक साधनों की आवश्यकता है, तो उसका अनुमान लगाएंगे, तभी उसी के अनुसार हम उतने व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेंगे, उस अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का निर्माण करेंगे। अगला है प्रबंधकीय स्तरों की रचना। प्रबंधकीय स्तरों की रचना मतलब कि जब कोई संगठन तैयार करते हैं तो संगठन में मैनेजर्स होते हैं, कोई टॉप लेवल, कोई मिडिल लेवल, कोई लो लेवल। तो उसमें जो प्रबंधकीय लेवल है वो ही निर्धारित करना चाहिए, भाई आप सबसे ऊपर पद पर रहेंगे, आप बीच वाले पद पर रहेंगे, आप उसके नीचे वाले का नियंत्रण करेंगे, नीचे वाले पे आप रहेंगे। उनके कार्य योग्यता अनुभव के द्वारा ही उनके
प्रबंधकों का स्तर निर्धारित करना चाहिए कि आप जहाँ पे हैं, जितनी योग्यता है, जितना अनुभव है, उसी के लेवल पे आप रहेंगे और अपने कार्यों का संचालन ठीक ढंग से करेंगे। ठीक है। अगला इसमें है अधिकारों का अंतरण। क्या है? अधिकारों का अंतरण। अधिकारों का अंतरण का मतलब है कि मान लीजिए कि एक अच्छा संगठन तैयार कर लीजिए। जब एक अच्छा संगठन तैयार कर लेंगे तो उस संगठन में बहुत सारे कर्मचारी होंगे, लेकिन उन कर्मचारियों को जब तक पावर नहीं मिलेगा, जब तक उनको कोई अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक वो कार्य कैसे करेंगे? उसके लिए जरूरी है कि उनको अधिकार दिए जाए कि भाई आपका कार्य क्षेत्र इतने में है, इतने में आपका फुल पावर है, पूरी अथॉरिटी है कि आप अपने अनुसार कार्य करिए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। तो अधिकारों का ट्रांसफर भी करना जरूरी है ताकि वो अपने दायित्व को समझें, वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए सोचे कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया है। ठीक है। और इसका लास्ट टॉपिक है उत्तरदायित्व वहन करना। उत्तरदायित्व वहन करना। ठीक है। उत्तरदायित्व वहन करने का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जब हम किसको पावर दे रहे हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने उत्तरदायित्व हमको सौंपे, हमारा जो इस कार्य के लिए सौंपे हैं वो रिजल्ट हमको दे। ये कहलाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको देनी चाहिए, भाई हमको 3 दिन में ये काम चाहिए, 1 दिन में चाहिए, 1 घंटे में चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहन करना। तो यही है हमारे एक अच्छे संगठन की प्रोसेस कि संगठन की संरचना करते समय इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, तो इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन क्या है, संगठन की प्रकृति व विशेषता क्या है, और संगठन की क्या प्रक्रिया है। ये कंप्लीट टॉपिक अर्थात चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है अभी। इस चैप्टर में 1 दिन और लगेगा जिसमें जाएंगे संगठन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि संगठन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें लंबोत्तर एक ही संगठन है, और भी संगठन की क्या सिद्धांत है, ये सब दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, इसको देखने के बाद उसको देखिएगा, वो नेक्स्ट डे आपका पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से आप जरूर बताएंगे। जो मैं ये टॉपिक लिख रहा हूँ एकदम टू द पॉइंट्स आप नोट्स तैयार कर लीजिए, क्यों इतना याद कर लेंगे तो इसके आगे का डिफाइन आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। फिर कल मिलें, बाय।